गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लोगों का जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा था लास्ट बुक का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, कल मैंने उसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट आप लोगों को बताया। उसमें मैंने बताया था कि अब एक कंपनी अपना जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाती है वो भी कुछ पर्टिकुलर हेड और सब हेड के नाम से बनाती है। यानी कि पहले क्या होता था, प्लस में आप लोग एट द एंड ऑफ ए फाइनेंशियल ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, जिसके डेबिट साइड में ऑल एक्सपेंसेस को और क्रेडिट साइड में ऑल इनकम को रिप्रेजेंट किया जाता था। बट एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 2 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, नाउ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी विल बी प्रिपेयर्ड इन वर्टिकल फॉर्मेट। तो जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है वो भी वर्टिकल फॉर्मेट में बनाया जाएगा, जिसमें पर्टिकुलर एक्सपेंसेस और इनकम को हेड और सब हेड के नाम से दिखाया जाएगा। ठीक है, कल मैंने स्टेटमेंट ऑफ P&L का फॉर्मेट आप लोगों को बताया था, जिसमें मैंने बताया कि ऊपर वाले पोर्शन में पहले कंपनी की रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम को ऐड करके टोटल इनकम निकाली जाती है, फिर उसके बाद टोटल एक्सपेंसेस को शो किया जाता है। लास्ट में प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, उसमें से लेस टैक्स पेड करके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है। देखो कई बार क्या होता है कि कुछ पर्टिकुलर इनकम किसी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अदर इनकम है, तो दूसरे टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो सकती है, लाइक डिविडेंड रिसीव्ड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड इज ए अदर इनकम फॉर ए नॉन फाइनेंशियल कंपनी। अगर आप मान लो एक कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं, आपकी कोई कंपनी है कपड़े के मैन्युफैक्चरिंग करने की, क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग की, तो उस केस में अगर वो कंपनी कोई डिविडेंड या इंटरेस्ट रिसीव करती है तो वो उसके लिए अदर इनकम कहलाएगी। बट इफ इट इज ए फाइनेंशियल कंपनी जो लोगों को फाइनेंस प्रोवाइड करती है, वो उसके लिए इंटरेस्ट रिसीव और डिविडेंड रिसीव रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का पार्ट है। इन द सेम वे अगर हम इन्वेस्टमेंट को सेल आउट करते हैं, उसके ऊपर प्रॉफिट होता है, तो वो हमारे लिए अदर इनकम कहलाएगा अगर वो एक नॉन फाइनेंशियल कंपनी। बट फॉर द फाइनेंशियल कंपनी, भाई फाइनेंशियल कंपनी का जो मेन काम होता है लोगों को फाइनेंस प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, दूसरी कंपनियों के शेयर्स, बॉन्ड, सिक्योरिटीज खरीदना होता है, उनको बेचना होता है। फाइनेंस कंपनी इस प्रकार की सिक्योरिटी में डील करती है, इसलिए इन सिक्योरिटी को खरीदने या बेचने से अगर कोई प्रॉफिट या लॉस होता है तो वो एक फाइनेंशियल कंपनी के लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कहलाएगा। ठीक है, सॉरी, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहलाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना कि आपको किसी भी पर्टिकुलर आइटम को किस साइड में ले जाना है, इसको चेकआउट करते समय आपको उस कंपनी के टाइप को भी कंसीडर करना पड़ेगा। अगर टाइप मेंशन नहीं है तो वो एक सिंपल नॉन फाइनेंशियल कंपनी मानी जाती है। ठीक है, देखो बेटा इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, लाइक हमारे पास इलिस्ट्रेशन नंबर 25 है, जिसमें ये पूछा गया है अंडर विच हेड द फॉलोइंग आइटम ऑफ ए नॉन फाइनेंशियल कंपनी। क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि फॉर ए नॉन फाइनेंशियल कंपनी, यानी कि ये जो कंपनी है ये नॉन फाइनेंशियल है, इसका काम फाइनेंस प्रोवाइड करना नहीं। तो अंडर विच एट द फॉलोइंग आइटम ऑफ ए नॉन फाइनेंशियल कंपनी विल बी शोन। एक नॉन फाइनेंशियल कंपनी में इन आइटम्स को कहां पे दिखाया जाएगा। जैसे पहला पॉइंट दिया हुआ है सेल। अगर एक नॉन फाइनेंशियल कंपनी है, सेल वर्ड इज यूज्ड फॉर द गुड्स सोल्ड, तो ये उसके लिए रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। सेल ऑफ स्क्रैप, स्क्रैप बेचा जाए तो ये भी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। उसके बाद डिविडेंड रिसीव। देखो नॉन फाइनेंशियल कंपनी, फाइनेंस प्रोवाइड करना मेन वर्क नहीं है, नॉन फाइनेंशियल कंपनी है। अगर नॉन फाइनेंशियल कंपनी डिविडेंड रिसीव करती है तो वो उसके लिए अदर इनकम क्या कहलाएगी, अदर इनकम। इंटरेस्ट ऑन अदर इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स अदर इनकम, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अदर इनकम। तो ये सारे के सारे उसके अदर इनकम के पार्ट है। केवल सेल और सेल ऑफ स्क्रैप ये दो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच एट द फॉलोइंग आइटम ऑफ ए फाइनेंशियल कंपनी विल बी शोन। देखो ये कह रहे हैं कि नीचे जो आपके पास आइटम्स दिए गए हैं वो एक फाइनेंशियल कंपनी के किस साइड में आएंगे। पहला दिया हुआ है डिविडेंड रिसीव, फाइनेंशियल कंपनी है यानी कि फाइनेंस प्रोवाइड करना, दूसरी कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करना,
वहां से खरीदे हुए इन्वेस्टमेंट को बेचना, ये इनकी मेन एक्टिविटीज होती है। तो अगर ऐसी कंपनी कोई डिविडेंड रिसीव करती है तो वो डिविडेंड रिसीव उसके लिए रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, क्योंकि ये उसकी रूटीन एक्टिविटीज का पार्ट है। इंटरेस्ट अर्न, ये भी रूटीन एक्टिविटी का पार्ट है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आएगा। लेकिन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, बिल्डिंगें खरीदना या कोई भी अदर फिक्स एसेट्स, मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, इनको खरीद के बेचने से होने वाला प्रॉफिट, ये उसकी रूटीन एक्टिविटी में नहीं आता, तो ये हमारे पास अदर इनकम में आएगा। ठीक है, अदर इनकम। इसी प्रकार प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बेचने से होने वाला प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट करना उसकी रूटीन एक्टिविटी का पार्ट है, तो यहां से होने वाला प्रॉफिट उसकी रूटीन एक्टिविटी में आएगा, यानी कि इसको रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहा जाएगा। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, कंपनी ने मान लो एक्सेस टैक्स की पेमेंट कर दी थी गवर्नमेंट को और उसमें से कुछ पैसा रिफंड आ गया, तो ये नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, बिजनेस की रूटीन एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, तो ये किस में आएगा हमारे पास, अदर इनकम। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट 27th क्वेश्चन देखो। 27th में ये कह रहे हैं कि कंप्यूट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम एंड टोटल रिवेन्यू फॉर ए नॉन फाइनेंशियल कंपनी। देखो इस क्वेश्चन में आपके पास कुछ इनकम दी गई है, आपको इनमें से रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम और टोटल रिवेन्यू को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तीन चीजें कैलकुलेट करवा रहे हैं, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम और टोटल रिवेन्यू। अगर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम आ गई तो टोटल रिवेन्यू निकालने के लिए तो केवल दोनों का टोटल करना पड़ता है। ठीक है, तो आपको तीन चीजें निकालनी है। सबसे पहला आप निकालो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अच्छा बेटा, कंपनी इसने बताई है नॉन फाइनेंशियल कंपनी, यानी कि फाइनेंस प्रोवाइड करना मेजर एक्टिविटी का पार्ट नहीं। देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है सेल्स, एक दिया हुआ है सेल्स रिटर्न। तो बेटा आपको बताया था नेट सेल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का पार्ट होता है, तो पहले तो आप लिखेंगे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए, एक तो आएगा सेल्स। बेटा सेल्स कितने की है, 20 लाख रुपीस की, जिसमें से 1 लाख की रिटर्न है, इनर कॉलम में लिख लो 20 लाख लेस सेल्स रिटर्न 1 लाख। तो आपके पास नेट सेल्स कितने की हो गई, 19 लाख रुपीस की हो गई। दिस इज ए रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसके अलावा सेल ऑफ स्क्रैप, भाई आपने स्क्रैप को सेल आउट किया, तो कल मैंने आपको बताया था कि सेल ऑफ स्क्रैप इज आल्सो ए पार्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सेल ऑफ स्क्रैप, स्क्रैप कितने में सेल आउट किया गया है, 40,000 में, ये भी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का पार्ट है। उसके बाद सेल ऑफ मिसलेनियस आइटम, मिसलेनियस आइटम में कुछ भी हो सकता है भाई, टूटा फूटा फर्नीचर हो सकता है, कोई आपके रद्दी हो सकती है, कुछ भी चीजें हो सकती है, तो इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इट इज ए पार्ट ऑफ अदर इनकम। ठीक है, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स अदर इनकम में जाएगा, इंटरेस्ट ऑन टाइम डिपॉजिट ये भी अदर इनकम में जाएगा। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में केवल ये दो पार्ट है, तो यहां से लिख दो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये तो आ गई 19,40,000, फर्स्ट निकल गया। इसके बाद आप निकालो अदर इनकम, अदर इनकम, अदर इनकम के रूप में आपके पास क्या क्या है, देखो एक तो आपने मिसलेनियस आइटम को सेल आउट किया था 5,000 रुपीज में, दैट इज ए पार्ट ऑफ अदर इनकम। सेल ऑफ miscellaneous items, sale of miscellaneous item 5,000 में। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, आपने जैसे एक्सेस टैक्स की पेमेंट कर दी, उसमें से कुछ पैसा आपका वापस आ गया, दैट इज कॉल्ड रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कितना रिफंड हुआ है आपके पास, 10,000 रुपीज का। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन टाइम डिपॉजिट,
टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट के ऊपर आपको 20,000 रुपीज का इंटरेस्ट मिला। टाइम डिपॉजिट का मतलब होता है दैट अमाउंट विच इज डिपॉजिटेड विद द बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर ए फिक्स टाइम पीरियड। जैसे एफडी होती है, हम लोग 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए एफडी करवाते हैं, तो वो टाइम डिपॉजिट का पार्ट होता है। तो इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट है 20,000, तो टोटल आपके पास अदर इनकम कितनी हो गई? अदर इनकम दैट इज 35,000। उसके बाद थर्ड इसने पूछा था टोटल रिवेन्यू बताओ। टोटल रिवेन्यू, तो टोटल रिवेन्यू कैसे निकाली जाती है? दैट इज इक्वल टू रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम प्लस अदर इनकम। बेटा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपके पास थी 19,40,000 और अदर इनकम है 35,000, तो टोटल रिवेन्यू 19,75,000 रुपीज हो गई। टोटल रिवेन्यू 19,75,000। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए इलस्ट्रेशन 28, इसमें कह रहे हैं कंप्यूट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम एंड टोटल रिवेन्यू फॉर ए फाइनेंशियल कंपनी। अब यहाँ पे फाइनेंशियल कंपनी का नाम दिया गया, यही तीनों चीजें निकालनी है। ऑरली बता रहा हूं मैं आपको। देखो सबसे पहले कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन। भाई सबसे पहले हम निकालेंगे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कौन कौन से आइटम इसमें आएंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन, भाई जो लोन दिया गया था उसके ऊपर मिलने वाला इंटरेस्ट। अब आप देखो फाइनेंशियल कंपनी का काम क्या होता है? लोगों को या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंस प्रोवाइड करना। तो जैसे इस फाइनेंशियल कंपनी ने किसी बैंक को किसी बिजनेस को या पर्सन को लोन दिया जिसके ऊपर इसको इंटरेस्ट मिला, तो इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन इट इज ए पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग इनकम, यानी कि इसको रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में दिखाया जाएगा। फीस रिसीव्ड फॉर अरेंजिंग लोन्स, भाई लोन अरेंजमेंट करने के लिए दी जाने वाली फीस, आपको फीस मिली है। भाई जैसे आप किसी पार्टी को लोन देते हो तो उसके लिए फाइल प्रोसेसिंग चार्ज या फीस मतलब कि लोन कलेक्शन चार्जेस लिया जाता है, जो कि आपके लिए बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट है। तो ये भी किस में जाएगा? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। मिसलेनियस इनकम अदर इनकम में जाएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग अदर में जाएगा। और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बेस्ड ना रूटीन एक्टिविटी का पार्ट है, तो इसको रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में दिखाया जाएगा। ठीक है, 3 आइटम आ जाएंगे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में, 2 आ जाएंगे अदर इनकम में। फिर उसके बाद टोटल रिवेन्यू निकालने के लिए रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस में अदर इनकम, ये आप ऐड कर। क्लियर? ठीक है। इसके बाद देखो ये तो था हमारे पास रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को कैलकुलेट करना। अब इसके बाद हम लोग एक्सपेंसेस की बात करें। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम एक्सपेंसेस के ऊपर मूव करते हैं। तो देखो किसी भी कंपनी के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले हमारे पास आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। एक्सपेंसेस में हमारे पास आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। मटेरियल कंज्यूम। देखो डियर, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का मतलब क्या होता है कि किसी भी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन करने में कितने का मटेरियल आपके द्वारा यूज किया गया, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। आप लोग देखते हो कि मान लीजिए आप अपने बिजनेस में किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करने के बाद उसको मार्केट में सेल करते हैं। किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का पहले प्रोडक्शन करते हैं, आफ्टर दैट इट इज सोल्ड आउट इन द मार्केट। अब क्या होता है कि जितने में आपने उस प्रोडक्ट को सेल आउट किया, दैट विल बी शोवन अंडर द हेड ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। भाई आपका प्रोडक्ट 10 लाख रुपए में सेल आउट हुआ है, वो तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल्स कहलाते हैं। लेकिन आपने उस प्रोडक्ट को बनाने में कितने का एक्सपेंस किया गया, उसको कैलकुलेट किया जाता है। किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में सबसे पहले रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम एक्सपेंसेस में सबसे पहले निकालते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, यानी कि जिस प्रोडक्ट का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उन प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितना था, कितने का मटेरियल आपने इस साल यूज किया। भाई मान लो
आज आपके पास एक फैक्ट्री है जिसके अंतर्गत कपड़ों का प्रोडक्शन किया जाता है, आप शर्ट बनाते हैं। आपने शर्ट बनाने के लिए 10,000 मीटर कपड़ा परचेज कर लिया, दैट इज योर रॉ मटेरियल। लेकिन 1 मीटर कपड़ा मान लो 100 रुपीज का है, आपने 10,000 मीटर कपड़ा यूज किया, कपड़ा परचेज किया है, तो आप ये कह सकते हैं कि इस साल का जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम है वो 10 लाख रुपीज का नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपने जो 10,000 मीटर कपड़ा परचेज किया था, इसमें से कुछ कपड़ा एट द एंड ऑफ ईयर आपके पास बचा रह गया हो, कुछ कपड़ा ऐसा भी था, कुछ क्लॉथ ऐसा भी था जो आपके पास प्रीवियस ईयर से कैरी फॉरवर्ड किया गया हो। तो इसलिए आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालना है, जिसके लिए मैंने बताया था क्या फार्मूला यूज किया जाता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ मटेरियल और माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, बेटा ये वाला फार्मूला यूज करके आप कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम को निकाल सकते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। इस फार्मूले का यूज करके आप लोग कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे इससे रिलेटेड आपके पास इलस्ट्रेशन नंबर 29 दिया हुआ है। इसमें एक चीज ध्यान रखना कि हमने परचेज ऑफ मटेरियल लिखा है। परचेज ऑफ मटेरियल का मतलब होता है नेट परचेज ऑफ मटेरियल। अगर कोई मटेरियल मार्केट में से खरीदने के बाद उसमें से कुछ मटेरियल अगर आपने रिटर्न कर दिया, वापस कर दिया, तो दैट विल बी सबट्रैक्टेड। आपने 50,000 का मटेरियल परचेज किया, 5,000 का मटेरियल आपने रिटर्न कर दिया, तो नेट परचेज आपके पास कितनी आएगी, 50 माइनस में 5, 45,000। ठीक है, तो देखो इसमें कह रहे हैं कि कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। देखो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालना है, तो इसमें हमें क्या गया था, इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल। देखो ओपनिंग स्टॉक की जगह आजकल बड़ी यूज होता है इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल। तो इसने कहा है कि इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल ऑन 1 अप्रैल 2017 था 3 लाख रुपीस का। इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल ऑन 31 मार्च 2018 है 3,60,000 का। परचेज ऑफ मटेरियल, परचेज कितने का किया गया था, 15 लाख रुपीस का। और रिटर्न ऑफ मटेरियल परचेज, भाई जो मटेरियल आपने परचेज किया उसमें रिटर्न कितने की थी, 10,000 की। आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालना है इस क्वेश्चन में, तो आप ऐसे करेंगे, यहाँ पे आपने लिख दिया कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ये निकालना है। कैसे निकालेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल। भाई पहले तो दिखाओ मटेरियल की ओपनिंग इन्वेंट्री कितने की है। तो आपके पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, भाई मटेरियल का जो ओपनिंग स्टॉक था, ओपनिंग इन्वेंट्री थी, वो 3 लाख रुपीस की दी है, 3 लाख रुपीस। एड परचेज, परचेज ऑफ मटेरियल। बेटा आपने मटेरियल परचेज कितने का किया था, 15 लाख रुपीस का मटेरियल परचेज किया था, जिसमें से 10,000 का आपने रिटर्न कर दिया। इनर कॉलम में लिख लो 15 लाख रुपीस लेस परचेज रिटर्न, लेस परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न कितने की है, 10,000 रुपीस की। तो इट मींस मटेरियल परचेज कितने का आ गया, 14,90,000 रुपीस का आ गया। 14,90,000 का मटेरियल आपने परचेज किया, कितना हो गया, 17,90,000। और इसमें से लेस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल, मटेरियल की क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितने की है, देखो क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल आपके पास दिया हुआ है 3,60,000, दैट विल बी सबट्रैक्टेड। 360 को लेस कर दो, कितना बच गया आपके पास, 14,30,000
30,000 रुपीज बच गया। दिस इज योर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ये आपकी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ठीक है। इसके बाद एक आता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। देखो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड का मतलब क्या हुआ कि भाई आपने मार्केट से स्टॉक कितने का खरीदा, ठीक है, वो सीधा सीधा आ जाएगा कि भाई इस साल आपने 50,000 रुपए की गुड्स खरीदी है, तो वो कहलाएगा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, वो सीधा निकल जाएगा। उसके बाद एक मैंने आपके पास एक्सपेंसेस में नेक्स्ट जो पॉइंट लिखवाया था दैट वाज चेंज इन इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। देखो क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि हम किसी भी प्रोडक्ट को सेल आउट करते हैं तो उसका जो सेल अमाउंट होता है वो तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में लिखा जाता है, और उस प्रोडक्ट के ऊपर जो एक्सपेंस किया जाता है उसको हम नीचे एक्सपेंस कॉलम में दिखाया जाता है। एक्सपेंसेस में गुड्स से रिलेटेड तीन तरीके के आइटम निकाले जाते हैं। एक होता है हमारे पास रॉ मटेरियल परचेज कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, दूसरा होता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, और तीसरा होता है चेंज इन इन्वेंटरी। भाई अगर मान लो लास्ट ईयर आपके पास 50,000 रुपीज का रॉ मटेरियल अवेलेबल था, या आपके पास 50,000 रुपीज की गुड्स अवेलेबल थी लास्ट ईयर, इस साल के एंडिंग के ऊपर जो गुड्स आपके पास अवेलेबल है इन योर गोडाउन वो 20,000 रुपीज की है। भाई लास्ट ईयर आपके गोदाम में 50,000 रुपीज की गुड्स पड़ी थी, करंट ईयर में आपके गोदाम में 20,000 रुपीज की गुड्स रखी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि ड्यूरिंग द ईयर आपने 30,000 रुपीज की गुड्स को भी सेल आउट कर दिया, तो उसको हम निकालते हैं चेंज इन इन्वेंट्री के नाम से, और उसका तरीका होता है मैंने बताया था ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस में क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। अच्छा इसमें तीन प्रकार के आइटम शामिल किए जाएंगे, यानी कि ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। कौन कौन से आइटम? फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग, वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, और स्टॉक इन ट्रेड का ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ठीक है। इस तरीके से चेंज इन इन्वेंट्री निकाला जाएगा। रॉ मटेरियल का ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि रॉ मटेरियल का जो ओपनिंग और क्लोजिंग होता है वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में यूज हो जाता है। किसमें यूज हो जाता है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में, ठीक है। तो देखो जैसे नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है इलस्ट्रेशन 30, इलस्ट्रेशन 30 में आपको ये कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2018, 31st of March 2018 एंडेड ईयर के लिए प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट टू डिटरमाइन द अमाउंट टू बी शोवन इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अगेंस्ट चेंज इन इन्वेंटरी। देखो आपको पता है कि जैसे स्टेटमेंट ऑफ P&L में डायरेक्ट अमाउंट जाता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का, ये जो कैलकुलेशंस होती है ये सारी किस में दिखाई जाएगी? नीचे नोट्स टू अकाउंट में। तो इस क्वेश्चन में यही कहा गया है कि भाई फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2018 प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट टू डिटरमाइन द अमाउंट टू बी शोवन इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अगेंस्ट चेंज इन इन्वेंट्री। भाई ये कह रहा है कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में चेंज इन इन्वेंट्री के रिगार्डिंग नोट्स टू अकाउंट बनाओ। क्या बनाना है? नोट्स टू अकाउंट। तो देखो आपको चेंज इन इन्वेंट्री निकालनी है। देखो इसने नोट्स टू अकाउंट के रूप में पूछा तो यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट लिख दो, नोट्स टू अकाउंट, और फॉर्मेट सा बना दो पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। क्या निकालना है आपको? चेंज इन इन्वेंट्री। हमें कैलकुलेट करना है चेंज इन इन्वेंट्री। भाई इन्वेंट्री में होने वाला चेंजेस कितना था, तो इसने हमें क्या क्या आइटम दिया हुआ है? भाई इसने फिनिश गुड्स दी है जिसकी ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दी गई है। तो चेंज इन इन्वेंट्री में पहला आइटम आएगा ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री
ऑफ फिनिश्ड गुड्स। भाई फिनिश गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास कितनी थी? 10 लाख रुपीस की। क्लोजिंग इन्वेंट्री है 940 की, तो इसमें से लेस करोगे क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, पूरा लिखना है, कितने का आएगा? 940। तो इसका मतलब इन्वेंट्री में, फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री में 60,000 रुपीज का पॉजिटिव चेंज है। 10 लाख माइनस में 960, ये ध्यान रखना ओपनिंग माइनस क्लोजिंग होता है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। फिर उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस, सेकेंड आइटम लिखेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस की ओपनिंग इन्वेंट्री थी 50,000 रुपीज की, 5 लाख की, सॉरी 5 लाख रुपीज की, और इसमें से लेस करोगे क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। बेटा वर्क इन प्रोग्रेस की क्लोजिंग इन्वेंट्री 6 लाख रुपीस की है। अब 5 लाख माइनस 6 लाख, तो माइनस का 1 लाख आएगा, यानी कि यहाँ पे माइनस 1 लाख है, जिसको आप ब्रैकेट में शो कर सकते हैं, 1 लाख रुपीस नेगेटिव आइटम, ठीक है। उसके बाद थर्ड आपके पास दिया हुआ है स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड का ओपनिंग स्टॉक था 8 लाख रुपीस का, तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक इन ट्रेड, ओपनिंग स्टॉक इन ट्रेड आपके पास 8 लाख रुपीस का है। इसमें से लेस करें क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रेड। क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रेड 7,30,000 का है, तो इस हिसाब से आपके पास स्टॉक इन ट्रेड में 70,000 रुपीस का पॉजिटिव चेंज आए। और फोर्थ आपके पास दिया हुआ है मटेरियल। मटेरियल को चेंज इन इन्वेंट्री में नहीं इंक्लूड करेंगे बिकॉज इट बिकम्स द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। इसको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालते टाइम यूज किया जाता है। तो इस तरीके से चेंज इन इन्वेंट्री कितना हुआ? यहाँ पे 130 पॉजिटिव है, 1 लाख नेगेटिव है, इसका मतलब आंसर आएगा 30,000 रुपीज का पॉजिटिव। कॉस्ट यहाँ पे लिखेंगे चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री, यानी कि इन्वेंट्री में चेंज होने का खर्चा कितने का हो गया? 30,000 रुपीज का हो गया, ठीक है बेटा। इसी प्रकार इलिस्ट्रेशन नंबर 31 है, इसमें कह रहे हैं कि कंप्यूट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इसमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम पूछ रहा है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का फार्मूला मैंने क्या बताया था? ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ मटेरियल माइनस क्लोजिंग। इसने ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है मटेरियल की और वर्क इन प्रोग्रेस की। अब वर्क इन प्रोग्रेस का तो कोई रोल ही नहीं है, वो तो किसका पार्ट होता है? चेंज इन इन्वेंट्री का पार्ट होता है। हमें निकालना क्या है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल 6 लाख है, परचेज ऑफ मटेरियल 15 लाख है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल 540 है, वो माइनस हो जाएगा, क्या निकल जाएगा? चेंज इन कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकल जाएगा। हो जाएगा ये क्वेश्चन करके देखना। इसके बाद एक्सपेंसेस में ही हमारे पास नेक्स्ट आता है एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस। देखो कोई भी कंपनी अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंसेस में एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट करती है। एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस मींस दोज एक्सपेंसेस व्हिच हैव बीन इंकर्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉइज, यानी कि वर्कर से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस किए जाते हैं, जितने भी एक्सपेंस इंकर्ड होते हैं, ऑल ऑफ दोज एक्सपेंसेस आर द पार्ट ऑफ एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस। वो सारे खर्चे एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस में इंक्लूड किए जाते हैं। देखो एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस के कौन कौन से आइटम होते हैं? एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस के रूप में वर्कर को दी जाने वाली वेजेस, सैलरी, बोनस एंड लीव इनकैशमेंट। लीव इनकैशमेंट समझ लो, बाकी चीजें आप समझ जाओगे। देखो लीव इनकैशमेंट का मतलब होता है कि जैसे हर ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर को एक
निश्चित नंबर मतलब कि एक सर्टेन नंबर ऑफ हॉलीडेज प्रोवाइड की जाती है एवरी मंथ या एवरी ईयर। जैसे आज हम लोग स्कूलों में काम करते हैं तो हमें एवरी मंथ 1 हॉलीडे अलाउड है, ठीक है, 1 लीव अलाउड है, कैजुअल लीव अलाउड है। यानी कि एक साल में हम 12 कैजुअल लीव ले सकते हैं, ठीक है। अब मान लो कोई वर्कर लीव नहीं लेता है, कोई वर्कर पूरे साल काम करता है, पूरे मंथ काम करता है और वो लीव नहीं लेता, तो उस लीव के बदले में उसने काम किया तो उस काम के बदले में भी उसको अलग से पैसा दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड लीव इन कैश में। वो क्या कहलाएगा? लीव इन कैश में, ठीक है। इसी प्रकार कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एंड अदर फंड लाइक ग्रेच्युटी फंड, सुपर रेम्युनरेशन फंड एटसेट्रा। देखो, अगर वर्कर वेलफेयर के लिए जो डिफरेंट फंड बनाए जाते हैं लाइक प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी फंड, सुपर रेम्युनरेशन फंड एटसेट्रा, इन फंड में भी अगर ओनर के द्वारा, एम्प्लॉयर के द्वारा कुछ कंट्रीब्यूशन, कुछ अमाउंट डिपॉजिट कराया जाता है तो दैट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, वो भी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस का पार्ट होता है। इसी प्रकार स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, वर्कर वेलफेयर के लिए किए जाने वाला कोई भी एक्सपेंस एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में इंक्लूड होगा, लाइक वर्कर की हेल्थ के लिए हेल्थ इंश्योरेंस करवाना, वर्कर के लिए कैंटीन फैसिलिटी प्रोवाइड करना, वर्कर के बच्चों के लिए एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये सारे एक्सपेंसेस वर्कर के वेलफेयर के लिए, उनके बेनिफिट के लिए हैं, तो ये सारे भी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के पार्ट। स्टॉक ऑप्शन स्कीम में ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान में कंट्रीब्यूशन देना, ये सारे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के पार्ट है, ठीक है। देखो, जैसे इसी से रिलेटेड आपके पास इलस्ट्रेशन 32 दिया हुआ है। इलस्ट्रेशन 32 में ये कह रहे हैं आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल बी शोवन इन नोट्स टू अकाउंट ऑन एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस। देखो बेटा, आप लोग आइडेंटिफाइड कीजिए कि इनमें से कौन कौन से आइटम एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के रूप में शो होंगे। यानी कि नीचे आपको जो आइटम्स दिए गए उन आइटम्स में से आइडेंटिफाइड करना है कि विच आइटम्स बिलोंग्स टू एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस। सबसे पहले दिया हुआ है वेजेस। वेजेस ए पार्ट ऑफ एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस क्योंकि वर्कर को दी जाती है। सैलरी भी एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस का पार्ट है। ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस कुछ बंदे कह सकते हैं ये वर्कर ऑफिस में काम करते हैं इसलिए ये वर्कर वेलफेयर एक्सपेंस नहीं। ऑफिस एक्सपेंस किसी के लिए भी हो सकता है आप कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ऑफिस को डेकोरेट कर रहे हो, वो खर्चा भी ऑफिस एक्सपेंस है। ऑफिस में आप टाइपराइटर, प्रिंटर वगैरह लगवाते हो, वो भी ऑफिस एक्सपेंस है। दे आर नॉट रिलेटेड टू वर्कर, इसलिए ये एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस का पार्ट नहीं है। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस क्लियर है, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस बिलोंग्स टू द वर्कर्स, यानी कि वर्कर के वेलफेयर के लिए किया जाने वाला खर्चा वर्कर से बिलोंग करता है। इट्स ए पार्ट ऑफ एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस। उसके बाद एंटरटेनमेंट एक्सपेंस। एंटरटेनमेंट किसका? कोई मेंशन नहीं, हो सकता है कस्टमर का, हो सकता है ओनर का, हो सकता है स्टाफ का, किसी का भी हो सकता है। क्लियर नहीं है तो आप इसको अदर एक्सपेंस में इंक्लूड करेंगे, ना कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। उसके बाद बोनस। बोनस किसको मिलता है? अनडाउटली बोनस इज गिवन टू द वर्कर। बोनस वर्कर को दिया जाता है। इसका मतलब इट इज ए पार्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। लीव इनकैशमेंट एक्सपेंस अभी बताया कि वर्कर को जो कैजुअल लीव अलाउड होती है, अगर किसी वजह से वर्कर उस कैजुअल लीव को नहीं लेता है और उसकी जगह काम करता है तो उस केस में उसको कुछ एक्स्ट्रा रेम्युनरेशन, एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है, एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, दैट इज कॉल्ड लीव इनकैशमेंट। इट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। एक्सपेंसेस ऑन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को कि भाई जैसे कोई भी कंपनी अपने वर्कर के लिए एक ऑप्शन रखती है कि भाई आप हमारी कंपनी के शेयर फ्यूचर में किसी भी डेट को इस प्राइस के ऊपर खरीद सकते हो। उसमें कंपनी के जो एक्सपेंस किया जाता है या कंपनी जो डिस्काउंट अलाउड करती है वो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम कहलाता है और वो कंपनी के लिए एम्प्लॉयज वेलफेयर के लिए किया गया खर्चा माना जाता है, इसलिए ये एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस में इंक्लूड होगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 13।
33, देखो इलस्ट्रेशन 33 में कह रहे हैं कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ आस्था लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2015 प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट ऑन एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। देखो आपके सामने जो आइटम्स दिए गए उन आइटम्स में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस से रिलेटेड नोट्स टू अकाउंट बनाना है। इट मींस आपको एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस को कैलकुलेट करना है। देखो बेटा इस तरीके से नोट्स टू अकाउंट बना लेंगे। आपको क्या कैलकुलेट करना है? एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस निकालें। कौन कौन से आइटम इसमें आएंगे? देखो आपको जो आइटम दिए हुए हैं उसमें नीचे वेजेस दी गई है 520, अनडाउटली ये एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस का पार्ट है। यहां पे लिखेंगे वेजेस, आउटर कॉलम में 5,20,000। वेजेस के बाद मेडिकल एक्सपेंसेस। देखो वैसे इस पॉइंट पे क्लियर नहीं है कि मेडिकल एक्सपेंसेस किसके, ठीक है, लेकिन आप सोच के देखो कि देखो इस पॉइंट में इसने ये क्लियर नहीं कहा कि मेडिकल एक्सपेंसेस किसका है, ओनर का है, वर्कर का है, किसका है। ये बात तो मान के चलो कि मेडिकल एक्सपेंसेस किसी न किसी बंदे से रिलेटेड है, पर्सन से रिलेटेड। अब क्योंकि इसने यहाँ पे मेडिकल एक्सपेंस वर्ड यूज किया है ना कि ड्राइंग, अगर ये ओनर से रिलेटेड मेडिकल एक्सपेंस होता तो आपको पता है ओनर से रिलेटेड किसी भी एक्सपेंसेस को हम ड्राइंग कहते हैं। तो ये मेडिकल एक्सपेंसेस वर्कर से रिलेटेड माना जा रहा है। यहाँ पे ये एजम्पशंस चल रही है कि ये वर्कर से रिलेटेड है। अगर आप इसको इंक्लूड नहीं भी करेंगे तो भी आपका करेक्ट माना जाएगा, कोई गलत नहीं कर सकता क्योंकि इसने क्लियर नहीं किया है। हो सकता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई वर्कर कोई कस्टमर आया हो और उस कस्टमर को कोई नुकसान पहुंच गया, भाई कोई मशीन की वजह से कस्टमर का एक्सीडेंट हो गया, आपने उस कस्टमर के ऊपर मेडिकल एक्सपेंसेस किए, इसने क्लियर नहीं किया है कि ये मेडिकल एक्सपेंसेस किससे बिलोंग करते हैं। हम केवल एजम्पशंस के रूप में इसको एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस का पार्ट मान रहे हैं, जबकि ये सर्टेन नहीं है कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में आएगा या नहीं आएगा। हाँ ये क्लियर है ओनर से रिलेटेड नहीं है, ओनर से रिलेटेड होता तो वो ड्राइंग कराता, इसलिए हमने इसको ऐड कर लिया मेडिकल एक्सपेंस, ठीक है। मेडिकल एक्सपेंस 30,000 रुपीज हो गया। उसके बाद सैलरी नो डाउट वर्कर को दी जाती है, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस का ही पार्ट है, 7,40,000। सैलरीज के बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डज नॉट बिलोंग टू द वर्कर, ठीक है, ये ऑफिस का रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं तो आप इसको शामिल नहीं करेंगे। बिजनेस प्रमोशंस एक्सपेंसेस, बिजनेस को प्रमोट करने से रिलेटेड किए जाने वाले एक्सपेंसेस, ये भी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस का पार्ट नहीं है, इसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे। ग्रेच्युटी पेड, देखो ग्रेच्युटी का मतलब होता है कि जैसे कोई भी वर्कर अगर टाइम से पहले उसकी जो जॉब का टाइम पीरियड है उससे पहले रिटायरमेंट लेता है तो उसको ग्रेच्युटी कहा जाता है, उसके बदले में उस वर्कर को जो अमाउंट पे किया जाता है दैट इज कॉल्ड ग्रेच्युटी। तो ये भी वर्कर को पे की जाती है ग्रेच्युटी पेड। ग्रेच्युटी हमारे पास कितने की पे की जा रही है? 1,50,000 रुपीज की। उसके बाद कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, आपको बताया था कि जैसे कोई भी वर्कर अपनी रिटायरमेंट लेके आता है तो उस समय उसको एक ह्यूज अमाउंट पे किया जाता है बाय द कंपनी। उसको जो पैसा मिलता है जनरली वो प्रोविडेंट फंड का पैसा मिलता है जिसमें दो लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है, एक तो वर्कर का और एक ओनर का, ठीक है। तो वर्कर का या ओनर का किसी का भी कंट्रीब्यूशन हो एम्प्लॉइज को पे किया जाता है दैट इज रिलेटेड टू एम्प्लॉइज, तो इसको भी शामिल करेंगे कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड में दिया जाने वाला कंट्रीब्यूशन कितना अमाउंट है इसमें? 1,10,000, 1,10,000।
ठीक है, इन सब का टोटल कर लो जितना भी आता है, 550, 1290, 14 लाख 40,000, 15 लाख 50,000, आई थिंक इतना अमाउंट आ रहा है, टोटल देख लेना, 15 लाख 50,000, दिस इज योर एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस, ये आपका एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस है। क्लियर? तो देखो बेटा, ये कुछ आइटम्स मैंने बताए हैं किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट, सॉरी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के डिफरेंट हेड से रिलेटेड। ओके, आज आप इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस कीजिए, बाकी इस टॉपिक को आगे कल कंटिन्यू करें। थैंक यू।